नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर क्लास 6 से 12 तक विशेष आकर्षण के साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी महेश कुमार वर्णवाल, जो कि एक आईपीएस हैं, उनकी जो किताब है बहुत ही बेहतरीन किताब है, उसको आपके साथ पढ़ रहे हैं, करवा रहे हैं। इस सीरीज में हमने हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट कवर कर लिया है। अब हम प्राचीन और मिडाइवल को कवर करेंगे, फिर उसके बाद सभी सब्जेक्ट को, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, विविध, सबको कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो लोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले बिना सर्च किए हुए। तो अभी हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास का ये पहला एपिसोड है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, यानी जो हमारा भारत का इतिहास रहा है उसका ऐतिहासिक स्रोत क्या है, सोर्स कहाँ से आया है, कि कहाँ से हमें पता चला कि हमारा इतिहास ये है या ऐसा है। तो चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो उन्होंने लिखा है किताब में कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। यानी कि कोई भी देश हो या समाज हो या किसी व्यक्ति के जीवन के या सार्वजनिक या विशिष्ट कोई भी घटना हो या उसके पीछे का कोई भी फैक्ट या तथ्य हो, उसका एक क्रमानुसार जब विवरण हम देते हैं तो वो इतिहास कहलाता है। और इतिहास के बारे में पहली बार बताया था इतिहास हेरोडोटस साहब ने। तो फादर ऑफ हिस्ट्री इन्हें कहा जा सकता है, कहते ही हैं, क्योंकि इतिहास को इन्होंने अच्छे से लिखा। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो राजतरंगिणी है। ये एक पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें खास करके भारत सहित जम्मू कश्मीर राज्यों के राज्य का काफी वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी, जिसके लेखक कल्हण है। अगला है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, तो आहत या पंचमार्क कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। तो इस तरह से ये पॉइंट इन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किताब की तारीफ जितनी किया जाए कम है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेंगे आप तो जनरल स्टडीज के पेपर में सारे सवाल इस किताब से लगभग के लगभग टच हो जाते हैं। और काफ़ी बेहतरीन पॉइंट वाइज लिखा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए सारे फैक्ट्स को पढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, स्टुअर्ट पिगट की। अगला पॉइंट है चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, इनतू। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेखा शास्त्र, इपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है, यानी लिपियां, यानी कि जब आप कोई चीज बोलते हैं फिर जब आप उसे लिखते हैं, तो जब लिखने की जो लिपि है, यानी लिपने, कैसा कह सकते हैं कि आम भाषा में जो लिखते हैं हम कॉपी कलम लेके, उसी को लिपि कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, और जब हिंदी को लिखने की बारी आती है तो जो उस लिखने या पेज पे सजाने की जो प्रोसेस है, उसके लिए हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंग्रेजी के लिए रोमन का इस्तेमाल करते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ, हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, B.A. स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अगले पेज में यहाँ पर इतिहास का कालक्रम दिखाया गया है। ये जो काल दिखाया जा रहा है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, अंग्रेजी नाम देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इतिहास से पहले की बात करी जा रही है। प्री मतलब होता है पहले, जैसे पीटी और मेंस होता है प्री एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्री हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक पीरियड, यानी ऐसा काल जो इतिहास से भी पहले का है, जिसमें मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक की बात करी जाती है। इसमें क्लियर है। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
वो कहते हैं ना कि जब लिखा ही नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे, तो फिर साक्ष्य किस चीज की है? लिखित साक्ष्य तो नहीं है, कोई किताबें, कोई ग्रंथ, कोई बेहतरीन सिस्टमैटिक चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ है क्या? तो पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य का क्या मतलब होता है भाई? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है कि वैसा साक्ष्य जो यूज की गई वस्तु है, कोई घर है, जैसे हमारे ही दादाजी या किसी घर, आपके घर के दादा दादी कहीं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी घर की वस्तुएं, जैसे उनका बक्सा है, लोटा है, वो अपने जमाने के किसी वस्तु को रखे हुए हैं, वो सब चीजें हुई पुरातात्विक साक्ष्य, है ना। उन चीजों के आधार पे हम ये ज्ञात करते हैं कि जो वस्तुएं मिली है वो वस्तुएं कब की है, किस काल की है, उसका क्या डिटेल्स है, उसके हिसाब से हमने उस समय इतिहास को समझा। उसके बाद दूसरा जो पीरियड आता है वो आता है आद ऐतिहासिक काल। देखिए इसमें है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी आद माने इतिहास है, लेकिन ये आद मतलब आधा ऐतिहासिक काल है। 3000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का ये जो काल है ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। यहाँ लिखित साक्ष्य तो आए, मतलब लोगों ने लिखा, लेकिन अपठनीय है, लेकिन पढ़ नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? पढ़ नहीं सकते, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ नहीं सकते। देखिए इसमें क्या था, लिखित साक्ष्य नहीं है ना, तो जब पढ़ेंगे क्या आप? मैंने कहावत है गांव में कि मैं किसके लिए सजूं मेरा पिया आन्हर है। तो एक लड़की किसके लिए सजेगी जब उसका पिया आन्हर है? तो कुल मिलाकर बात है, जब यहाँ लिखा ही नहीं तो आप क्या पढ़ेंगे? और यहाँ लिखा भी तो क्या उखाड़ लिया भाई, लिखा भी तो ऐसा लिख के गया कि किसी को पढ़ के समझ में ही नहीं आया। तब तीसरा काल आगे चलता है, वो है थर्ड ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक एरा, 600 ईसा पूर्व से आगे, जिसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातत्व तो सब जगह रहेगा, है ना, वस्तुएं तो रहेगी। साहित्यिक साक्ष्य जैसे ही आएगा तो हमें इतिहास समझना शुरू कर देंगे, इतिहास पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसी में ऐतिहासिक चीजों का वर्णन पहली बार किताबों में मिलता है। तो आपने देख लिया आद ऐतिहासिक, इसी के अंतर्गत आता है हड़प्पा सभ्यता। तो आपसे सवाल पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता किस एरा या पीरियड के अंदर आता है? तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो चीज लिखे गए थे वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। उनकी भाषा ऐसी भाषा में लिखा है उन्होंने, हम लोग पढ़ नहीं पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 ईस्वी में, है ना। इसमें अशोक के जो शिलालेख हुआ करते थे वो लिखे हुए थे ब्राह्मणी लिपि में, जिसको अशोक ने पढ़ने में कामयाबी हासिल, अशोक के शिलालेख को ब्राह्मणी लिपि में जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने की कामयाबी पहली बार स्थापित जो करी वो जेम्स प्रिंसेप साहब 1837 में करी थे। एक सवाल कई बार पूछा गया है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों की संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। लेकिन याद रखना है कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जबकि महाभारत का रचयिता है सिर्फ वेदव्यास। दोनों नाम में अंतर है, एक ही नहीं समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री में काम करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य होती है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है देखिए पॉइंट्स। कहता है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं। देखिए बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया था, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश।
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल के मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, यानी जीतने की संहिता, किसी भी युद्ध को कैसे जीता जाए, इसका संहिता का मतलब था ग्रंथ, जैसे आचार संहिता, दंड संहिता, वैसे ही जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया, भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसाहसी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन कहाँ होता है? पूरा लेख विद्या से। तो पूरा लेख विद्या में किसका अध्ययन होता है? शिलालेखों का अध्ययन होता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया? डार्विन साहब को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। यदि पसंद आ रहा है ये सीरीज हमारा तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए अपनी सुझाव के साथ, और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी आपका प्यार मिले और हम आपके लिए ये पूरा किताब इस चैनल पर इस सीरीज को करा दें, सभी विषयों को अलग अलग वीडियो में ला करके। प्रमुख अभिलेख व शासक, कई बार सवाल आता है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल इसके शासक थे। एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी वलसरी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। ये थे प्रमुख अभिलेख और उससे संबंधित प्रमुख शासक। बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। वेनशोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? CU की। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। किताबुल हिंद कहिए या किताबुल हिंद के साथ साथ इसका एक और नाम प्रसिद्ध होता है तहकीकात हिंद, यानी अरबी भाषा का शब्द है तहकीकात हिंद का मतलब तहकीकात करना, यानी हिंदुस्तान को उन्होंने समझा, बूझा, देखा, तहकीकात एक तरह से किया और फिर एक किताब लिखी जिसे किताब उल हिंद या तहकीकात हिंद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बॉक्स में है। कई बार सवाल पूछे गए हैं कि जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता भारत में किस शासन के काल में आया था? दिल्ली सल्तनत पर उस समय गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, 5 वंशों में से ये थे। गुलाम वंश, उसमें से मोहम्मद बिन तुगलक है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो तुगलक वंश का एक शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे उसने दिल्ली का काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, नियुक्त कर दिया। आगे बढ़ते चलिए। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नामक एक पुस्तक है। PPSC ने सवाल पूछ रखा है कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इसने एक पुस्तक भी लिखी इस पर, रेहला। हिनशोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य, यानी साउथ के पांड्य, चेर चोल पांड्य जो राज्य थे साउथ में, दक्षिण भारत के इतिहास में, उसकी यात्रा इन्होंने करी। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ही स्लाइड में देखते हैं यात्रा वृत्तांत सभी का। चीनी लेखकों का वर्णन। पहला लेखक है फाहियान। 399 से 404 के बीच ये भारत में आया और भारतीय दशा का विवरण किया। यह प्रथम चीनी यात्री था, तो याद रखिएगा प्रथम चीनी यात्री था फाहियान। प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा करी थी। इसने गुप्त काल में वस्तु
विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। तो पहला यात्री था फाहियान, पहले फतह किया फाहियान ने भारत की यात्रा करी और ये पहला यात्री था चीनी जो भारत पहुंचा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी द्वितीय के दरबार उस समय चल रहे थे, यानी उसका राज शासन था। दूसरा यात्री है वेनशोंग, दूसरा जो यात्री है वो है वेनशोंग। तो वेनशोंग जो है वो 629 से 645 है ना, 629 से 645 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा करी। सीयू की पश्चात संसार के लेख। हेनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत की जो यात्रा है उन्होंने करी थी। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। देखिए कई बार ये सवाल पूछ देगा कि हेनसोंग किसके शासन के समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी द्वितीय के समय। इति सिंह आया था 673-675। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इन्होंने लिखा। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, उनकी विवरणों को इन्होंने लिखा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी भारत में जो सती प्रथा है उसकी जो बातें हैं वो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला स्लाइड। चलिए अगले स्लाइड में पाषाण काल। देखिए इतिहास का क्रम अगर आपको समझना है तो ध्यान से अगर समझिए तो क्या हुई, चलिए थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, एक प्राचीन और दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। लेकिन सवाल ये है, ये जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है ये इतिहास है। इतिहास किसे कहते हैं? तो वो समय जिस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। लेकिन प्री हिस्ट्री भी है। प्री मतलब इतिहास से पहले, और थोड़ा आधा इतिहास भी है, पोस्ट भी है, प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री भी है और प्रोटो भी है, दोनों चीजें हैं, प्री और प्रोटो दोनों है। तो ये जो प्री वाला है ये बहुत इतिहास से पहले की चीजें हैं। ये जो प्रोटो वाला मामला है ये आदि इतिहास का मामला है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ आपको हो जाता है। ठीक है, चलिए पीछे करते हैं, यानी अगले स्लाइड में ऊपर सिस्टम बना हुआ है। चलिए देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय हम लोग यानी कि जो मानव सभ्यता थी वो पत्थर का प्रयोग करती थी, इसलिए पत्थर को पाषाण बोलते थे। काल का मतलब समय, जो अंग्रेजी में स्टोन एज भी कहलाता है, पाषाण काल। तो जो पाषाण काल है ना, वो 3 कालखंडों में बांटा गया है। देखिए अभी हम इतिहास में नहीं जा रहे हैं, अभी इतिहास, प्री इतिहास को ही इतने भागों में बांटा गया है। कैसे? देखिए पहला है पूरा पाषाण काल, यानी ये पूरा पत्थर का ही काल रहा है। 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व में आया ये काल। उसके बाद इसमें भी 3 डिवाइडेड है, निम्न पूरा पाषाण, एकदम निचले स्तर का पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण, जो ये तीनों मिलकर के बनता है पूरा पाषाण काल, है ना। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व। ऐसा कहा जाता है कि इस समय नेचुरली हवाओं का, बारिश का इस तरह का कॉम्बिनेशन बना कि नेचुरली पेड़ पौधे धरती पे उगने लगे थे, है ना। उसके बाद जो आता है वो तीसरा काल है नव पाषाण काल। ये तीनों पाषाण काल का ही है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो एज है वो है 4000 से 2500 ईसा पूर्व। और आपने पढ़ा होगा, कहीं जरूर पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो सेशन है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नव पाषाण काल खत्म होता है। उसके बाद आता है कौन सा हिस्ट्री? प्रोटो हिस्ट्री, जिसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आएगा हिस्ट्री, तब उसको हम लोग 3 काल में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक।
कई बच्चे इन्हीं सब चीज़ों को देख करके घबरा जाते हैं कि ये कितना है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पाषाण काल को 3 काल में बांटते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। पूरा पाषाण काल जो कि एकदम स्टोन एज था, उसके बाद मिडिल एज का जो था मध्य पाषाण काल, जहाँ पर नेचुरली पेड़ पौधे उगने लगे। तो यहाँ पर जब मनुष्य ने देखा कि नेचुरली पेड़ पौधे धरती में उग सकते हैं, तो इसलिए नव पाषाण काल में पेड़ पौधे यानी खेती विधि व्यवस्था सब चालू हो गई। पशुपालन, खेती, है ना, आग की खोज, ये सब कुछ, पहिए की खोज, हल, ये सारा कुछ मानव ने नव पाषाण काल में आकर के काम फाइनल कर दिया। और यहाँ से चीज़ें फिर आगे बढ़ती है तो आती है हड़प्पा सभ्यता। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस स्लाइड सेशन को समझ किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर, स्टोन एज ही था पूरा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? जम्बू द्वीप। अक्सर आपने सुना होगा, जम्बू द्वीप भारत को कहा जाता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना गया? पिथेकेंथ्रोपस। पिथेकेनेथ्रोपस। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले? हथनौरा, नर्मदा घाटी से। यानी भारत की बात कर रहा है, तो विश्व की बात करें तो अफ्रीका में मिला, लेकिन भारत की बात करें तो हथनौरा, नर्मदा घाटी जो है उसमें मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कलिबंगा से प्राप्त हुआ। ये कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। जूते हुए खेत का साक्ष्य कलिबंगा से मिला। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता। कई बार यह भी पूछ लेता है कि प्रथम पालतू किसे बनाया? कुत्ता को बनाया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? देखिए, मध्य पाषाण काल से आगे, यानी नेचुरली मध्य पाषाण काल में चीजें शुरू होने लगी थी और अच्छे तरह से आया कहां पर? नव पाषाण काल। 3 याद रखेंगे, पूरा पाषाण, है ना, मध्य पाषाण और एक है नव पाषाण। ये जो तीनों काल है ये प्री हिस्टोरिक एरा है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक है, पूर्व ऐतिहासिक काल है। इतिहास से भी पहले की बात है। इसमें 3 कालखंड है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो पूरा पाषाण में तो पूरा एज है, स्टोन एज। मध्य पाषाण में चीजें थोड़ी बदलने की, उस यहाँ पर नेचुरली थोड़ी बहुत खेती पशुपालन शुरू हो गई और नव पाषाण में आके ये पूरी व्यवस्थित रूप से शुरू हो गई। कोई भी चीज स्टार्ट होते ही व्यवस्थित नहीं होता है, धीरे धीरे चीजों को स्टेबल किया जाता है। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। ऐसे गेहूं जौ 2 यूज करते हैं, लेकिन अगर जौ ऑप्शन में है तो पहली प्रायोरिटी और प्राथमिकता बन जाती है। चाकोलिथिक गुप्त। चाकोलिथिक युग यानी चाकोलिथिक एज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग, कॉपर एज। यानी कॉपर, तांबे के ढेर उस समय मिला करता था, जिसे ताम्र पाषाण युग भी इसका नाम पड़ा। चिल्कोलिथ इसे कहते हैं। वैसे यहाँ पर चाकोलिथिक युग लिखा गया है, जिसे ताम्र युग यानी कि तांबे धातु का वह ज्यादा प्रचलन हो गया। आपने पढ़ा भी होगा कि जो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया वो तांबा धातु है। तो जिस युग में तांबा धातु प्रयोग होने लगा उसे ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। इसलिए जो इतिहास का ये है प्राचीन प्री हिस्टोरिक एरा का जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसमें एक और भी जोड़ा जा सकता है ताम्र पाषाण काल। यानी तांबा प्लस पत्थर का जो सेशन था उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया, लेकिन इसमें कोई तोप चीजें नहीं है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं, मुझे यकीन है कि आप थोड़ा फंस रहे हैं। इतिहास जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इतिहास को पहले यहां 3 कालखंड में आप बांटते हैं, और वो 3 कालखंड जो है वो है प्राचीन भारत का इतिहास,
मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। लेकिन इतिहास से पहले का जो इतिहास है उसे कहते हैं प्री हिस्टोरी। प्री हिस्टोरी और दो इतिहास इसमें आता है, प्रोटो हिस्टोरी। तो जो प्री हिस्टोरिक एज है उसी में आता है पाषाण काल, पाषाण। अब ये पाषाण काल जो है अपने आप में एक पहला होता है पूरा पाषाण, यानी कि पाषाण था तो एकदम सब कुछ पत्थर का ही था। दूसरा आता है कि मध्य पाषाण काल, यानी पत्थर का जो एज है वो जब मिडिल एज में पहुंचा। और तीसरा जो है पाषाण काल पहुंचा वो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ कृषि पशुपालन चीजें व्यवस्थित होने लगी। यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ पत्थर था। यहाँ पर पत्थर के साथ साथ कुछ कुछ औजार बने, चीजें स्टेबल हुई मध्य पाषाण में। यहाँ नव पाषाण में चीजें और स्टेबल हो गई। उसके बाद ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका सेशन खत्म होता है, फिर स्टार्ट होता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और ये आदि ऐतिहासिक काल में ही हम पढ़ते हैं हड़प्पन सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य थे लेकिन पढ़े नहीं, यहाँ कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, इसलिए इसको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर, बर्तनों पे, औजारों पे, इन चीजों पर ध्यान देके हम लोग समझ लेते। अब प्रोटो इतिहास आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को जब खत्म करेंगे तब हम लोग पहुंचेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये जिस दिन आपको डेमोग्राफिक समझ आ गया, ये मैपिंग समझ आ गई, तो इतिहास को आप और इजी समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो इनाम गांव है महाराष्ट्र का, जहां कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों के वाले मकान के साक्ष्य मिले। दायमाबाद महाराष्ट्र में मिला। कलश समाधान, कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। सबसे बड़ा ताम्रपाषिक स्थल जो है वो दायमाबाद महाराष्ट्र ही है। नबदा टोली महाराष्ट्र, इसका उल्लेखन एच.डी. संकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले। नेवासा महाराष्ट्र, पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले। ताम्रवती राजस्थान, यहां से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातात्विक जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्र से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका मध्य प्रदेश। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? नवपाषाण काल से। मैंने कहा चाक का जो आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ क्योंकि जब खेती होगी तो गेहूं होगा, जौ होगा और भी चीजें होगी, तो उसको ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो चक का आविष्कार के साथ साथ पहिए का आविष्कार हुआ। फिर जो बैल हुआ करता था, उसी बैल के कंधों पे वो हल पहिए सब लाद करके, उसी पे सामान लाद करके लोग जाते थे, तो धीरे धीरे वो प्रचलन बढ़ा। पेवल उपकरण, पेवल टोल्स किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलोथिकल औजार, यानी माइक्रो मतलब क्या है? छोटा। कि पूरा पाषाण काल में औजार बहुत पत्थर के बने थे, धीरे धीरे उसने छोटा बना लिया। और नवपाषाण काल में तो तांबा प्लस पत्थर दोनों का यूज होना शुरू हो गया। तो माइक्रोलिथिक यानी माइक्रोलिथिक एज किस काल को कहा जाता है? मध्य पाषाण काल के। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से है? निम्न पूरा पाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? देखिए पूरा पाषाण काल में जो था मानव एकदम शिकारी हुआ करता था। शिकारी कहिए, आखेटक कहिए। आखेटक का मतलब सिर्फ खाने से मतलब है और कोई काम नहीं, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना, कोई मिला खा करके सो जाना। भाई यूपीएससी बीपीएससी एसएससी का कोई टेंशन नहीं था, क्लास कोचिंग कुछ टेंशन नहीं था, मोबाइल कुछ भी नहीं, सिर्फ शिकार करो खाओ। इसलिए इसे आखेटक यानी हंटर कहा गया, शिकारी कहा गया, खाद्य संग्रहक फूड ग्रैदर कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से? महदहा और सरायनाहार राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पाषाण काल।
अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल। मैंने पहले कहा नवपाषाण काल जो है वो बहुत ही चेंज लाया, जहां आग की खोज हो गई, पहिए की, मिट्टी के बर्तन के, मृदभांड के, तमाम चीजें जो समाज की व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण है वो सब चीजें होने लगी और लोग वहां फिर साथ रहने लगे। पालतू पशु कुत्ता बना लिया। भारत में जीवाश्म एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला? शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? सराय नहार राय से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां से हुआ? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बहुत बढ़िया। नवपाषाणकालीन स्थल, नवपाषाण काल के जो स्थल मिले, बुरजोहम कश्मीर, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का परंपरा यहाँ पर मिला। गुफफ कराल कश्मीर, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले, है ना। तो धीरे धीरे नवपाषाण में जीवन प्राचीनतम होने लगा। मंदाहा उत्तर प्रदेश, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबारा का साक्ष्य। तो धान की खेती मंदाहा उत्तर प्रदेश में मिला। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए कोल्डिहवा में, उत्तर प्रदेश में। धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनल कल्लू राग के टीले प्राप्त हुए जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है, कर्नाटक में यह जगह है। पिकलिहल कर्नाटक राग के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी के छाते जैसी झोपड़ियां, ज्यामितियां, आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। सारू तारू असम, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। चिरांद जो कि बिहार में है, बिहार के छपरा साइड में है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरणों के सिंग से निर्मित है। दोआजली असम, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए मैं समझता हूं कि इतिहास में ये सब चीजें आपके लिए टफेस्ट हो जाएगी, लेकिन समझिए बात को। यदि आपने हिस्ट्री का कोई अच्छा सा पढ़ाई किया हुआ किसी बुक से या किसी टीचर के पास क्लास में फाउंडेशंस बैच, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगे, क्योंकि जब आप कभी पढ़े होते हैं कंसेप्ट को तो उसके ऊपर ये क्या है, एक मलाई है। कोई भी बुक जो इस तरह के बुक आते हैं जैसे सार संग्रह, नाम है सार, सार का मतलब क्या, कोई भी किताब से जो मैच्योरिटी निकलती है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें नोची जाती हैं, जैसे दूध से दही, दही के बाद घी, तो घी क्या है, एक सार संग्रह। अब जिसको दूध ही नहीं समझ आ रहा है, दही ही नहीं समझ आ रहा है, वो घी को क्या समझेंगे। तो जो हिस्ट्री के फाउंडेशंस या किसी टीचर से पढ़े होंगे उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं है फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका आगे एग्जाम है तो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ रहे होंगे। चलिए तीसरा टॉपिक लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता। चलिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो देखिए आ गया 2500 ईसा पूर्व से 1750। अब हम लोग पहुंच गए हैं आदि ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा खत्म हो गई, प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हुई, अब हम लोग पहुंचे हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है ये याद रखेगा 2500 ईस्वी पूर्व से 750 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। अब यहाँ एक मैटर और फंस जाता है ना, कभी कभी आपको दिक्कत होती होगी कि ये सर ये बीसी क्या होता है ना। तो इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है बीसी, जिसे हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व, और एडी जिसे हम लोग कहते हैं सन ईस्वी। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूं आपको, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। बीसी बिफोर क्रिश्चियन, ईसा पूर्व के जन्म यानी ईसा मसीह, यहां पर ईसा मसीह को रख लेते, ईसा मसीह के जन्म से पहले और जन्म के बाद की कहानी है। देखिए एक्चुअली आपने पढ़ा
कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी, यह आपने पता था। तो अब एक बात बताइए, हड़प्पा सभ्यता बहुत पुराना है लेकिन खोज होती है 1921 में। मान लीजिए हमने किसी चीज को सजा दिया है, 1 2 3 4 5, और हमें पता चला कि हमने जो 1 लिखा है जिस समय, उस समय से पहले भी कुछ हुआ था, तो ये तो सन ईस्वी हो गया सीरियल से, और पहले भी कुछ हुआ था। तो अब उसको कैसे सजाए ताकि उधर से पढ़ते हुए आदमी यहां से फिर सीधा पढ़ने लगे। तो जैसे कहावत है ना कि जब कोई चीज बहुत पहले हुआ तो उसको उल्टा कर देते हैं, और फिर उल्टा करते 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 सही जगह आएंगे। जैसे 100 से 1 तक और फिर 1 से 100 तक, 100 से 99 98 97 95 ऐसे करते आते हैं, 1 2 1 पे आते हैं, फिर 1 2 से शुरू कर सकते हैं। तो इतिहास में ही जो चीज़ें बाद में पता चली कि ये चीज़ें बहुत पुरानी है, जो प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल चूंकि बहुत पुराना है, जो इतिहास से भी बहुत पुराना है, तो हमने उसे उल्टा करके उधर सजा दिया ताकि उधर से पढ़ते हुए आएंगे और फिर एक करके आगे निकल जाए। उम्मीद करते हैं कि आप समझे। और यहाँ यूरोप वालों ने इन चीज़ों को सजाया तो उन्होंने अपने देवता को जन्म को 0 मान लिया, यानी ईसा मसीह के जन्म को 0 करके इसके पहले होने वाली सारी ऐतिहासिक घटनाएं, चाहे वो खोज कभी भी 1950 में, आज भी 2024 है, 2024 में अगर मान के चलिए कोई ऐसी स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का काल है, तो वो जब हम लोग सजाएंगे, है ना, तो 2500 से 1750 से भी पहले, 2500 से पहले उसको रखेंगे कि हड़प्पा से जस्ट कुछ पहले का समय का, तो उसको हम लोग मान के चलिए 2600 के आसपास रख लेंगे, है ना। तो नीचे घटाएंगे 2500, फिर 1750, फिर यहाँ से कम होते 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 फिर 1 से शुरू हो जाएगा। तो जो पहले की चीजें हैं वो बिफोर क्रिश्चियन यानी बीसी ईसा पूर्व, और जो आगे की चीज है वो एनो डोमिनी कहते हैं, यानी एनो डोमिनी का मतलब जब डोमिनेंट हुए ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद के बाद की चीजों को रखा जाता है, जो हम सन ईस्वी या ईस्वी पढ़ते हैं। तो समझ में आया? चलिए, अगर समझ आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर मैं आज से पहले कभी बीसी और एडी नहीं समझता था और आज हमने समझा, आपने इतने आसान भाषा में समझाया कि कोई भी चीज़ें लिखा जाता है तो उसके पहले की चीज़ों को हम उलट देते हैं ताकि उल्टा करते हुए आए और फिर सीधा हो जाए। नहीं तो अगर कहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, एडजस्ट ही नहीं होगा। और यूरोप वालों ने इसे सजाया तो अपने देवता के नाम को कर दिया। जो भी सजाता है वो अपने हिसाब से थोड़ा चीज़ों को डाइल्यूट कर ही देता है। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों को जरूर भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वापस टॉपिक पे। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक मतलब पिक्चोरियोग्राफिक, यानी पिक्चर लिखा हुआ था, जैसे कि मान के चलिए पिक्चर बना दिया भाला लेकर के किसी जानवर के पीछे यहाँ पे, तो भाव समझ में आता है कि ये मारना चाहता। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। देखिए मैंने पहले ही बताया। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए सवाल, जो तांबा है वो तो नवपाषाण में ही आ गया था, तांबा कंटिन्यू आगे हुआ, फिर उसमें टीन मिला और उससे बना कांसा, तो हड़प्पा सभ्यता में ही कांसे की यूज होने लगी, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को किसी किसी किताब में देखिएगा लिखेगा कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा, किसी किताब में लिखेगा सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो सिंधु नदी के किनारे से शुरू हुआ, तो इसलिए स्टार्टिंग में नाम पड़ा सिंधु घाटी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो नाम का क्या है, लोग रख ही लेते हैं। हड़प्पा कालीन मुहरों में सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा? वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मुहर को घोड़े की अंकन नहीं हुआ, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, यानी घोड़ा का कोई छाप नहीं है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मणी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में। सैंधव सभ्यता का समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी तट पर विकसित हुई। तो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के समकालीन, जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो समकालीन सभ्यता चली है वो मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी पर विकसित हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहां से मिले? कलिबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। किस कला को? लेखन कला।
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित आश्रित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीन घरों से घिरे हुए? कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई हड़प्पा में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ की देवी यानी खेती, या यूं कहें कि खेतों की पूजा करते थे। मातृ की देवी की पूजा करते थे। उर्वरा की देवी यानी फसल की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यही तो हमारा जीवन चलाता है, पेट भरता है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। तो क्वेश्चन कहेगा कि गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आप आसानी से लोथल मारेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से। चांदी जो है हड़प्पा सभ्यता से ही मिलना शुरू हो गया था। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? सेलखंडी, ठीक है, स्टेटेटाइट का। तो अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, उसकी जो सीमा रेखा है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या है? तो नॉर्थ में जाएंगे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ साइड में। साउथ में जाएंगे दायमाबाद महाराष्ट्र, क्लियर है। यानी ईस्ट में जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर मिलेगा, और वेस्ट यानी पश्चिम में जाएंगे तो सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में मिलेगा। तो ये सभी तो अभी भारत में है, बाकी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो इसे याद रखिए। ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर, वैसे भी भारत का ऊपरी नॉर्दर्न एरिया जो है जम्मू कश्मीर है। साउथ दायमाबाद महाराष्ट्र, ईस्ट आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से आगे चलता है, और फिर सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य। तो हड़प्पाकालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो पहला देखेंगे, हड़प्पा मोंटोगोमरी जिला पाकिस्तान, उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम सहनी, व्हीलर माधव स्वरूप वत्स 1921, रावी नदी। क्या क्या मिले यहाँ पे? तो यहाँ मिले अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्र मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये सब मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला पाकिस्तान, राखलदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर 1922, सिंधु नदी। यहाँ क्या मिला? तो विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, महाविद्यालय, 16 मकान का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंग पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल रंगनाथ राव। लोथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात में है, राज्य गुजरात है, जिला अहमदाबाद है। रंगनाथ राव इनकी खोज करता थे। 1955 एवं 62 के बीच इसका पूरा सेशन चला। भोगवा नदी के किनारे है। अब देखिए बिहार एसआई में एग्जाम में पूछा था कि किस नदी के किनारे है लोथल? भोगवा नदी। यहाँ क्या क्या मिला? गोदीवारा का वृत्ताकार और चौकीकार, अग्नि देवी का हाथी दांत, चावल व बाजरे का 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसे आजकल ईरान कहते हैं। घोड़े की मृद मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि मिला। आगे बढ़िए। चनहुदरो जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में है। अनरेस्ट मैक व एनजी मजूमदार 1931 में खोज करी सिंधु नदी के किनारे। मनके बनाने का कारखाना, यानी कि चनहुदरो में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष, लिपस्टिक, कांस की गाड़ी, वर्गाकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल, 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, इन कुल मिलाकर के यहाँ पर मेकअप के सामान मिले थे चनहुदरो में, पाकिस्तान। कलीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। अमलनंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने इनकी खोज करी थी 1953 से 1960 के बीच, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन,
अलंकृत ईंट, चूड़ियां, संभवतः एक साथ फसल बोने की साक्ष्य लकड़ी का नाली भी देखने को मिला। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है, सूरज भान ने इसकी खोज करी और 1969 में ये हुआ। घग्गर नदी के किनारे ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि और युक्त मुद्रा की भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। कोट दीजी खैरपुर पाकिस्तान, धुरिया व फजल अहमद खान ने इसकी खोज करी 1935 से 55 के बीच और ये सिंधु नदी के किनारे है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला यहाँ, किलेबंदी का कोई साक्ष्य नहीं। कच्चे ईंट के मकान व चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए। चलिए कोट दीजी के बाद है बानावली। बानावली हमने आपको बता ही दिया, सॉरी बानावली नहीं बताया, तो हिसार बताया था। बानावली देखेंगे। बनावली जो है वहाँ कुछ भी बना सही नहीं था। RS बिस्ट 1973 सरस्वती नदी, मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला है रोपर, रूपनगर पंजाब में, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी 1955 में सतलज नदी के किनारे। तांबे की कुल्हाड़ी व मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में, SR राव 1954 में खोज करी। भादर मादर नदी का नाम है। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी इंपोर्टेंट है, यहाँ मिले। चलिए आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, मेरठ उत्तर प्रदेश में यह है। 1958 में हिंडन नदी के किनारे है। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927 से 1962 तक के बीच इनकी खोज हुई। दासक नदी के किनारे है दास्क नदी। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, बंदरगाह आदि देखने को यहाँ मिले। अगला जगह है मांडा जम्मू कश्मीर, जगपति जोशी 1982 में, चिनाव नदी के किनारे। चाट ब्लेड, हड्डी निर्मित बानागर मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ पे। उसके बाद जो जगह है वो है सुतकाकेकोह पेरिन बलूचिस्तान, जॉर्ज डेल्स 1962, सादी कौर नदी, 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। और अंत में है सुरकोटदा गुजरात में, जगपति जोशी ने इसकी खोज करी 1964 में। सरस्वती नदी के किनारे है। कलश सावधान मिला, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा। कलश सावधान और घोड़े की हड्डी, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा है सुरकोटला के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। यानी कि अगर मेरे पास पेन है, आपके पास कॉपी है, मेरे पास पेन ज्यादा है, आपके पास कॉपी ज्यादा है, आप मुझे कुछ कॉपी दीजिए, मैं कुछ पेन दे दूंगा। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में मुद्रा की खोज हुई तो ये चीजें सॉर्ट आउट हो गई। आगे बढ़िए और अब हम लोग प्रवेश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता खत्म होते ही हमारा खत्म होता है आदि ऐतिहासिक काल, और अब हम जब प्रवेश करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। और ये है प्राचीन भारत का इतिहास जहाँ से वैदिक काल शुरू होता है। तो बहुत सारे दोस्त को आज डाउट क्लियर हुआ होगा, जो नहीं जानते होंगे, कुछ नया समझ में आया होगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंट करिएगा कि आपने क्या सच में ये जानकारी आप पहले से पता था या आज आप हमारे वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं। वैदिक काल से शुरू होती है प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद मुगल काल या जो दिल्ली सल्तनत का काल है वहाँ पे शुरू होगा मध्यकालीन भारत, और फिर जब अंग्रेज आएंगे तो वो शुरू होगा आधुनिक भारत। तो ये 3 काल अब हम लोग जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ सुव्यवस्थित ज्ञान की बात होगी, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं और सब कुछ हमें लिखा मिला। तो चलिए देखते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान यानी कि नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठों को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं और सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। त्रयी नाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तीनों वेद को त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और एक और है अथर्ववेद जो बाद में जुड़ा। यज्ञ संबंधी विधि किसमें है? यजुर्वेद में। जादू टोना किसमें है? अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन की परंपरा पर आधारित है उपनिषद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में है? उपनिषद में। वैदिक नदी अश्किनी को पहचान किस नदी के रूप में हुई? चिनाव नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी की चर्चा है, जबकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी की चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। गाय
को अग्नया, जिसकी वध ना हो, ये बताया गया है। देखिए उस समय भी हम लोग गाय को वध नहीं करते थे, गाय की माता का जो परंपरा है भारत में वो वहीं से आ रही है। राजा को गोपा भी कहते थे, अतिथि को गेहता या गोहन कहते थे, धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, युद्ध को गविष्ठ या गेसु या गम्य कहते थे, पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, यानी उर्वरा की देवी की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में भी। पशु चारण योग्य भूमि खिल्य, हल से बनी नालियां सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद में संगीत की चर्चा है। चलिए, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समितियों का। जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है तो ऐसे ही। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्कों के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक साथ सभी वेदों को देखते हैं फटाफट। वेद, ऋग्वेद, ब्राह्मण। ये देखिए वेद बहुत टफ बुक होता है, तो वेद को पढ़ने से पहले आपको ब्राह्मण, जैसे कि हिंदी पढ़ने से पहले व्याकरण पढ़ते हैं वैसे ही कौस्तकीय और ऐतरेय, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ेंगे तब ऋग्वेद ज्यादा समझ में आएगा। फिर ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो वो चीजें क्लियर होगी। इसमें 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। इसके जो उपनिषद है ना, उपनिषद कौस्तकी ऐतरेय, यानी कि वही उपनिषद है। आरण्यक, ऐतरेय, कौस्तकी, आरण्यक भी इसका नाम कहा गया है। और उसके बाद अध्यता होत्री, यानी इसके जो अध्ययन करता थे वो थे होत्री, और उपवेद के जो अध्ययन करते थे वो आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्लियर है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद, तैत्तिरीय, शतपथ, इसमें कोई भी सूक्त की चर्चा नहीं करी गई है। तैत्तिरीय, कंठ, श्वेतस्वर, इस बृहदारण्यक, मैत्रेयणी। उसके बाद आरण्यक भी सेम चीज है, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। और इसके जो अध्येता है अधर्यु है, यानी कि जो अध्ययन किया इन्होंने, जो विद्वान कहते हैं वो अधर्यु है। और इसका उपवेद है धनुर्वेद, जिसके ज्ञाता है विश्वामित्र। यानी आपको याद क्या रखना है? देखिए आपको याद रखना है ऋग्वेद, ऋग्वेद के अध्येता है यानी ज्ञानी है होत्री, और इसके उपवेद है आयुर्वेद, और उसके ज्ञाता है प्रजापति। ठीक उसी तरह यजुर्वेद, यजुर्वेद के जो ज्ञाता है वो है अधर्यु, और उसका ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और प्रवर्तक है विश्वामित्र। ठीक है, चलिए यजुर्वेद के बाद अब चलते हैं सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 25 है। उसके बाद 1875 मंत्र है। केन, छंदयोग, ये आरण्यक है इसमें उपनिषद के साथ। उसके बाद आरण्यक है जैमिनी, छंदोग्य, इसके जो ज्ञाता है उद्गाता है, और उपवेद गंधर्व, और गंधर्व के जो ज्ञाता है वो नारद है। उसके बाद है अथर्ववेद, गोपथ, 6000 मंत्र है। मांडव, प्रश्न, मुंडक, ब्रह्म, यानी इसके अध्येता ब्रह्मा है, और उपवेद है इसका शिल्पवेद, और इसके जो ज्ञाता है वो है विश्वकर्मा। तो यहाँ पे देखिए 4 वेद और 4 उपवेद ज्यादा पूछता है। तो अगर हम यहीं पर आपको समझाना चाहें तो ये देखिए ध्यान से एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद, कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वे होत्री। क्लियर है? ऋग्वेद होत्री। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद का ज्ञानी है प्रजापति। क्लियर हो गया? फिर उसी तरह ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यहां देखिए, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, फटाक से देखिए। यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। तो अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की जब आप बात करते हैं तो ये 2 नंबर में यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ज्ञानी व्यक्ति है वो है अधर्यु, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और धनुर्वेद के ज्ञानी विश्वामित्र है। क्लियर हो गया? तीसरा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, और ये तीसरा है सामवेद। ठीक है, इसमें युद्ध की चर्चा है, इसमें मंत्र है, और इसमें संगीत की चर्चा है। इसके जो अध्येता यानी ज्ञानी है उद्गाता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और इसके ज्ञाता है नारद। उसी तरह चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञाता है ब्रह्मा, और इसका उपवेद है शिल्पवेद, और इसके ज्ञाता है विश्वकर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मंजद का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल।
अगले टॉपिक्स में। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख में है? बोगज कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्य संस्कृति की धूरी समझा जाता था? अंग व मगध में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में है या किस काल में? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि व कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा? पुरुषनी यानी रावी नदी के किनारे। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था पशुपालन और कृषि, ये जरूर याद रखिएगा। आर्य जो आए थे भारत, उसका पशुपालन और कृषि था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल नदियां जो है उनका नाम देख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। वितस्ता नदी झेलम, विपाशा व्यास, विपाशा बसु हीरोइन भी है व्यास, दृष्टति या दृष्टि घग्घर नदी, कुरुब कुर्रम नदी, कुंभा काबुल नदी, सादा नीरा गंडक, अस्किनी चिनाव, सुतद्री सतलज, गोमल गोमती नदी, सिंधु सिंध कहा जाता था, सरस्वती को घग्घर और सोसमा को सोहन और सवास्तु को स्वात। चलिए आगे बढ़ते। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। यजुर आयुर्वेद में अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद को में किसको युद्ध का देवता माना गया? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का मूल लिपि क्या था? ब्राह्मणी। ऋग्वेद ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जैमिति। अस्तोमा सदगमया वाक्यांश कहां से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, है ना। हे मां, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये बात संस्कृत में इसका हिंदी अर्थ है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गर्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक को उपनिषद में है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को आमूज कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चलिए नीचे एक लाइन है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता कहा गया है। मैंने ये बात पहले भी चर्चा करी थी। चलिए 5वां टॉपिक है जैन धर्म। तो लेते हैं जैन धर्म, इसी में बौद्ध जैन आएगा। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से, यानी गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। अनेकतावाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? निर्जरा। जैन धर्म में संबर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री व सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली गोमेतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यह पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही सैद्धांतिक पॉइंट है। चलिए, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है? जैन धर्म से। इसको याद रखिए, KFC, नॉलेज फेथ कैरेक्टर, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो व्यक्ति का दर्शन, आचरण और ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म में संबंधित है? जैन धर्म। चलिए आगे बढ़ते। जैन तीर्थंकर को क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर थे 24वें और अंतिम। महावीर थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ। महावीर के समय ही जैन धर्म काफी आगे आया, इसलिए हर हिस्ट्री किताब में 1-2 के बाद सीधे महावीर की चर्चा होती है। चलिए, जन्म 540 ईसा पूर्व यानी BC में हुआ। जन्मस्थल वैशाली के कुंडग्राम यानी बिहार में हुआ।
बिहार में एक जिला है वैशाली, जो फेमस जगह है हाजीपुर। हाजीपुर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ईसीआर का मुख्यालय भी है, ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है ना, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर। हाजीपुर में ही हाजीपुर जिस क्षेत्र में आता है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था जन्म। पिता का नाम सिद्धार्थ बज्जिज संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता तिरसला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका था वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा हुई। कुंडीय गोत्र की राजा समरावती की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना हुई, अनुंजा प्रियदर्शना। प्रमुख उपाधि केबलिन, केबल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन यानी विजेता, निग्रंथ यानी बंधन रहित, अहर्त माने पूज्य। निर्वाण प्राप्ति हुई पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में। 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था वो, जो पावापुरी राजगिरी यानी राजगीर गया में है, जो बिहार में आता है। 72 वर्ष की आयु, 468 BC में इनकी मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित चीजें और क्या क्या है, जो कि बर्नवाल सर ने दिया है। ज्ञापनीय किसका संप्रदाय था? ज्ञापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई? अर्धमगधी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित संप्रदाय का संस्थापक कौन था? श्वेतांबर स्थूलभद्र। श्वेतांबर स्थूलभद्र। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। जैन संगीतियां यानी सम्मेलन, संगीतियों को वहां सम्मेलन कहा जाता है। तो प्रथम जैन संगीति हुआ 300 ईसा पूर्व, माफ कीजिएगा 300 ईस्वी में हुआ। उसके बाद अगला हुआ प्रथम संगीति जो हुई 300 ईस्वी में हुआ, पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति जो हुआ 512 ईसा पूर्व में हुई, बल्लभी गुजरात में। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे। तो ये देखिए 200 वर्ष बाद होता है, तो कहां से लोग याद रख पाएंगे, इसलिए जैन धर्म धीरे धीरे खत्म हो गया। शायदवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थल है? कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? जो बराबर की जो गुफा है उसका निर्माण किस लिए किया जाता था? तो आजीवक संप्रदाय के आवास के लिए किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। तो पार्श्वनाथ जो 23वें गुरु थे जैन धर्म के, उन्होंने कहा कि 4 महाव्रत का पालन करिए। क्या क्या? अहिंसा यानी मारधार नहीं, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करिए, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित ना करिए, और 5वां इन्होंने जोड़ दिया महावीर साहब ने, ब्रह्मचर्य। कहा कि देखिए आदमी अहिंसा यानी कि आदमी अहिंसावादी होता है। हिंसा कब करता है? आदमी सत्यवादी होता है लेकिन असत्य कब होता है? आदमी चोरी नहीं करता लेकिन करता कब है? आदमी संपत्ति अर्जित नहीं करता लेकिन करता कब है? सवाल ये कि कब करता है। तो उन्होंने कहा जब विवाह होता है। जब विवाह होता है, तो महावीर ने कहा जब विवाह होता है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस था कि जब विवाह होता है तो आदमी झूठ भी बोलता है, हिंसा भी करता है, चोरी भी करता है, संपत्ति भी अर्जित करता है। तो एक काम करो, ब्याह मत करो, ब्रह्मचर्य बनो। अब बहुत कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपने ब्याह कर ले लो, लोग नहीं करते। देखिए विवाह उन्होंने किया तभी तो उन्हें यह अनुभव मिला तो उन्होंने ज्ञान दिया। यदि आपको उनकी बातें सही लगती है तो ठीक है, नहीं तो आप भी कीजिए। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के बाद, तो जैन संप्रदाय में विभाजन हो गया, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर बने, है ना, और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर बने। ये चीज याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है बौद्ध धर्म। तो जैन के बाद देखते हैं बौद्ध धर्म में बुद्ध साहब आएंगे, जैन में महावीर साहब थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित है? त्रिपिटक के रूप में। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध की गृह त्याग की घटना है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान।
किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्तर अस्थाविरवादी तथा महासंघिका जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षुक के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है। बुद्ध किसके राज्य में काल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के काल में। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधागामिनी प्रतिपाद। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार है अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है? गौतम बुद्ध की जीवनी लुम्बिनी में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रूमनदेई स्तंभ अभिलेख, लुम्बिनी, नेपाल। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, महायान और हीनयान। इसमें देवी देवताओं की पूजा जो है वो मौलिक अंतर के रूप में सामने आया। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व यानी बीसी में। जन्म स्थल हुआ लुम्बिनी, है ना, नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो इसमें रूमनदेई अभिलेख में वर्णन किया इन्होंने। किसने? अशोक ने। पिता शुद्धोधन शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक। माता महामाया देवी कलिंग गणराज्य के थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम। पालन पोषण बीमाता प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, बीमाता मौसी कहा जाता है। पत्नी इनकी यशोधरा हुई, कौलिक्य गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र राहुल हुआ। सारथी चन्ना था, घोड़ा कंथक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश ऋषि पतन सारनाथ यूपी में दिया इन्होंने अपने 4 मित्रों को। शिष्य इनके थे आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मलिल, वजिज, कौशल राज्य। जीवन कांत यानी महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध पैदा भी हुए पूर्णिमा के दिन, ज्ञान भी प्राप्त हुआ पूर्णिमा के दिन, मरे भी पूर्णिमा के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म में रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट्स इस किताब में वर्णित किया गया है। मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया? प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और लेते हैं और भी फैक्ट। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने ही रखी थी। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस से संबंधित है? धर्मचक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में। यानी इनके जो आनंद और उपाली 2 मित्र ये शिष्य थे, तो आनंद के रिक्वेस्ट पर इन्होंने दे दिया। चलो अब महिलाएं भी आ सकती है और महिला में सबसे पहले उनकी मौसी ही आई, प्रजापति गौतमी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र बुद्ध महेंद्र और पुत्री संघमित्रा सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। चलिए अब ध्यान से समझिए। बौद्ध संगीतियां क्या क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय 4 हुई। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए 483, 383, 250 या 55 किसी किसी किताब में लगता है, और ये 98 ईस्वी लिखे एग्जैक्ट, लेकिन इसको पहली सदी भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो 483, 383, 255 या 250 पहली सदी या 58 ईस्वी। स्थान क्या? तो पहला हुआ था राजगीर में, जो बिहार में है। राजगीर के बाद वैशाली आ जाइए, गंगा के इस पार। उसके बाद पाटलिपुत्र यानी गंगा के पास। उसके बाद कुंडलवन कश्मीर यानी सबसे ऊपर चले जाइए। अध्यक्ष थे महाकश्यप, सावकमीर, मेघलीपुत्री वसुमित्र। शासन करता था पहला वाला अजातशत्रु, दूसरा वाला कालाशोक, अशोक, कनिष्क।
तो अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के कहाँ स्थित है? बिहार में, राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई? जापानियों द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली एक भाषा है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो बुद्ध के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, अगर हम उसमें जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। खैर हम इन फैक्टों को कवर करते हैं, इनकी किताबों को। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी उनकी खुद की मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से ही शून्यवाद का सिद्धांत आया, क्षणिकवाद का सिद्धांत आया कि जीवन में कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने तो सीधे कह दिया कि देखो भाई, ये जीवन में दुख का कारण है इच्छा। जीवन में सबको दुख है और दुख का कारण है इच्छा। और इच्छा जो है अगर आप त्याग देते हैं तो दुख भी समाप्त हो जाता है। हमारी इच्छा है कि हमको ये चाहिए, नहीं हो रहा है, दुख है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। घटना गर्भ हाथी का प्रतीक है, जन्म कमल का प्रतीक है, निर्वाण पद चिन्ह है, प्रथम प्रवचन चक्र है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष है, यौवन में साढ़, समृद्ध शेर, मृत्यु स्तूप, गृहत्याग घोड़ा। चलिए, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासक में मिला? कनिष्क के समय। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। त्रिपिटक, आगे बढ़ते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म के ये 3 ग्रंथ हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक पिटकों का बृहत्तम है ये स्वरूप। बुद्ध के उपदेश और संवाद इसमें है। तो सूत पिटक में काफी अच्छी बात है, बुद्ध के उपदेश और संवाद। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में कैसे विचार व्यवहार चलते हैं, यानी बौद्ध धर्म में जब आप प्रवेश करेंगे तो उसमें क्या नियम कानून है, विनय करके आपको बताएगा। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है, यानी कि अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन की बात करी गई है, सूत पिटक में उपदेशों की बात करी गई है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियमों की चर्चा करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंधार कला, कौन सी कला? गंधार कला में बुद्ध की को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का उच्च आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षुक। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मनी से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म में किस शाखा में आत्म सिद्धांत व पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वस्तिक में। महासंधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नव धर्म से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को में क्या शामिल है? बुद्ध धम्म संघ, यानी कि अगर बुद्ध है तो उनके शरण में जाइए, बुद्ध नहीं है तो उसके धम्म यानी धर्म को मानने वाले धर्म के संचालक में जाइए, और अब भी नहीं है तो संघ में जाइए, यानी कि बौद्ध धर्म का जो संघ है उसमें जाइए। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतिसमुत्पाद। कारण कार्य नियम बौद्ध धर्म में ही आया कि यदि आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। प्रतिसमुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वो इस पर निर्भर है। यानी कहा गया है कि जो भी कारण कार्य नियम है कि संसार की सभी वस्तु किसी न किसी कारण से आया है, और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी कारण से ही हो रहा है, इसलिए अच्छा करिएगा तो अच्छा कारण बनेगा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। अगला टॉपिक है दोस्तों शैव व भागवत धर्म, है ना। तो चलिए लास्ट ही टॉपिक है 7 और 8।
उसके बाद कहानी आज के वीडियो का खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं साथ। शैव व भागवत धर्म, अब ये छोटा छोटा है। नैनार कौन थे? शैव उपासक संत थे नैनार साहब। चलिए फटाफट देखते हैं। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? डायनोसिस की संज्ञा दी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वसुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया? अरिष्टनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेतस्वर उपनिषद में शिव को एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्धि गुडमिल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। चलिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय संस्थापक आजीवक, मखलीपुत्र गोशाल, घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप, यदृक्षवाद आचार्य अर्जित के शाम्बक्लिन, भौतिकवादी प्रकुद्ध कंचायन, अनिश्चयवादी संजय वेटटलीपुत्र। तो थोड़ा सा उटपटांग नाम है, चीजों को समझिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, देखिएगा। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को देता है? गुप्त शासकों को जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है ना? तो देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका रही है? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतमी, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांता ब्रह्म सूत्र वाद्यरायण। वेदांता उत्तर मीमांसा भी इसे कहते हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। आगे बढ़िए। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया। वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था, नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूप में संख्या कितनी थी? 9, नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? अलवर संतों ने। अलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। चलिए नीचे एक पॉइंट है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भगवत आदि उपाधियां धारण करी थी। चलिए आज के इस सेशन और लेक्चर का 8वां और आखिरी, उसके बाद दूसरा एपिसोड आएगा। चलिए देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। तो मगध साम्राज्य की बात करी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी सदी की ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में ये पूरा टॉपिक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। 544 से 49 के ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने राज? मौर्य वंश। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। उदयन वास्तवदत्त की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासक था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्र का। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? झेलम नदी।
किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया? महापद्म नंद को। क्षत्रियों का नाशक किसे कहा गया था? 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। तो इसको याद करना आसान नहीं है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे या लिस्ट बना करके टांग लीजिए। अंग चंपा बिहार के मुंगेर में, मगध राजगिरी यानी राजगिर बिहार में ही है, मल्ल कुशीनगर पावापुरी उत्तर प्रदेश, काशी वाराणसी यूपी, कौशल श्रावस्ती ये भी यूपी, पांचाल उत्तरी पंचाल दक्षिणी पंचाल, कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ हरियाणा, वजीज विदेह एवं मिथिला, मत्स्य विराटनगर जयपुर, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद, सूरसेन मथुरा, चेंदी अस्थोतविति सुक्तिमती, अश्मक पोतन या पोटली, अवंती उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती माहिष्मती। तो इसी पे बाहुबली मूवी भी आया था। गंधार तक्षशिला पाकिस्तान, कंबोज का हाटक राजपुर कश्मीर। बजीज तथा मल्ल महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। तो बज्जीज वैशाली और मल्ल महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी दुनिया का पहला लोकतंत्र यहाँ देखा गया। और एक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु हुई बेबीलोन में 323 में। ग्रीक लेखक ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जेंद्रमीज नाम से किया? घनानंद। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक का विवरण था अरिस्ट्रियोबुलस। 327-26 युद्ध का इतिहास एरियन और प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं के आधार पर बताया। ओनो सेक्रिटस 327-26 सिकंदर की जीवनी, यह जहाजी बेरों का चालक था, ये बताया। निर्याकस 327-26 में अस्ट्रोवो एवं एरियन विवरण दिया, यह सिकंदर के जहाजी बेरों का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो ये भी इतिहास का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है दोस्तों। तो दोस्त ये था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो था प्राचीन भारत का इतिहास का पहला एपिसोड। इसके पहले मैंने आधुनिक भारत के 3 एपिसोड करा दिए हैं, यानी आधुनिक भारत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और आगामी बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने हैं। तो यदि आप इनमें से कोई भी परीक्षा, भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस वर्णन है, तो एक बार इस किताब को पढ़िए या इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए लेते हैं आज आपसे विदा। और यदि आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, यहाँ तक आपने देखा है, कुछ फ़ायदा मिला, आपको लगा कि मैंने आपके लिए कुछ नया चीज़ सिखाया आपको या कुछ अच्छी चीज़ें बताया, तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 5 मित्रों के साथ जरूर इसे शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।